Assalamu alaikum ji, hope you are doing good. This is Advocate Osman Abid and you are watching the law session. We are doing CPC syllabus for the law GAT and today we will do section 96. Section 96 is all about the appeals. So let's start it. Section 96, heading appeal from original decrees. Subsection 1, save where otherwise expressly provided in the body of this code or by any other law for the time being in force. यानी यहाँ तक ये कहा गया है कि अगर तो जो ये हम सीपीसी पढ़ रहे हैं इसमें कहीं जगह पे या किसी और कानून में, किसी और लॉ में जो हम आगे पढ़ेंगे, अगर उससे कोई कंट्राडिक्टरी बात है तो वो अप्लाई होगी, अदरवाइज़ ये सेक्शन एज इट इज़ अप्लाई होगा। इस लाइन का ये मतलब था। आगे कहता है एन अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी डिक्री passed by any court exercising original jurisdiction to the court authorized to hear appeals from the decisions of such court. सबसेक्शन 1 ये एक जनरल सा सेक्शन है 96 का। इसमें क्लियर कट सबसेक्शन 1 में ये बात कर दी है कि कोई भी सिविल कोर्ट जो अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में किसी सिविल सूट को समाअत करती है, उस पर वो कोई डिक्री पास करती है तो वो डिक्री अपीलेबल होगी। एवरी डिक्री वो अपीलेबल होगी और उस पे अपील वो कोर्ट सुनेगी जिसको ऑथराइजेशन होगी उस अपील को सुनने की। नॉर्मल कोर्ट्स में, सिविल कोर्ट्स में जो डिक्रीज पास की जाती हैं उनके अगेंस्ट जो अपील होती है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फ़ाइल की जाती है। सो सब सेक्शन 1 में एक बात याद रखनी है, एवरी डिक्री इज़ अपीलेबल, जो कि किसी भी सिविल कोर्ट ने अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में पास की हो, और अपील उसकी वो कोर्ट सुनेगी जिसको जुरिस्डिक्शन है, जिसको ऑथराइजेशन है अपील सुनने की। सो सब सेक्शन 1 ये था। सब सेक्शन 2, एन अपील मे लाई फ्रॉम एन ओरिजिनल डिक्री पास्ट एक्स पार्टी। अब ये एक्स पार्टी वो होती हैं डिक्रीज। फॉर इंस्टेंस अगर एक प्लेंटिफ ने एक सूट फाइल किया, उसमें डिफेंडेंट को समन किया गया, उसकी तलबी के नोटिस वगैरह इशू किए, सारा प्रोसेस किया गया, लेकिन वो कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ, अखबार इश्तिहार भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन में कोर्ट उसको एक्स पार्टी डिक्री इशू करती है, उसको सुने बगैर ही, प्लेंटिफ को सुन के, उसकी एविडेंस को देख के डिक्री पास कर देती है। इसको एक्स पार्टी डिक्री कहते हैं। अब सब सेक्शन 2 में कहा गया है कि जो एक्स पार्टी डिक्री भी पास की जाएगी वो भी अपीलेबल होगी, उसके अगेंस्ट भी अपील फाइल की जा सकती है। अब थर्ड सेक्शन, सब सेक्शन 3, नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज़। अब सब सेक्शन 3 में ये कह दिया गया है कि कोई भी डिक्री अगर पार्टीज़ की कंसेंट से पास की गई हो, फॉर इंस्टेंस एक प्लेंटिफ ने एक सूट फाइल किया और उस सूट की प्रोसीडिंग्स के दौरान पार्टीज़ के दरमियान जो पैचअप हो जाता है, सुलह हो जाती है, तो वो अपनी मर्ज़ी से कहते हैं कि ये जी कर दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, तो इसको कंसेंट डिग्री कहते हैं, जो कि वो ख़ुद अपनी शर्तें मान जाते हैं। उसके बाद जो ये कंसेंट डिग्री पास की जाती है उसके लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन कर दिया गया सब सेक्शन 3 में कि वो अपीलेबल नहीं है। सो अगर इस सेक्शन 96 को ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, सीधी सीधी बात है, एवरी डिक्री इज़ अपीलेबल। सेकंड थिंग, जो एक्स पार्टी डिक्री है वो भी अपीलेबल होगा, उसके अगेंस्ट भी अपील फाइल की जा सकती है। और थर्ड थिंग कि जो कंसेंट डिक्री होगी उसके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं की जा सकती। तो ये था सेक्शन 96। अब इसमें से क्वेश्चन वो इस किस्म के पूछ सकता है कि क्या एक कंसेंट डिग्री है वो अपीलेबल है या नहीं, तो हमारा आंसर ऑब्वियसली होगा कि नहीं है। एक्स पार्टी डिग्री अपीलेबल है या नहीं, तो हमारा आंसर होगा यस, जो एक्स पार्टी डिग्री है वो अपीलेबल है। अब ये सेक्शन 96 तो जनरल सेक्शन था, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, बट ये सेक्शन इनकम्प्लीट है। अब हमें यहाँ पे तो पता लग गया कि हर डिग्री की अपील फाइल की जा सकती है, और बट हमें ये नहीं पता कि इसका प्रोसीजर क्या है, हम इसको अपील को फ़ाइल कैसे करेंगे, अपील की प्रोसीडिंग्स कैसे होंगी, वो सब प्रोवाइडेड हैं ऑर्डर 41 में ऑफ सीपीसी। वो हमें
टोटल इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है कि अपील का प्रोसीजर क्या होगा, फ़ाइल कैसे करनी है, मेमोरेंडम ऑफ अपील क्या होंगे। सो अगर हम जब भी सीपीसी को पढ़ते हैं तो सेक्शन 96 को हम आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते कि 96 पढ़ा बात ख़त्म, नहीं, हमने ऑर्डर 41 भी इसके साथ पढ़ना है। अब जो ऑर्डर 41 है वो भी जो लॉग एक्ट का सिलेबस है उसमें इंक्लूडेड है। तो आज ही हम अपील्स के इस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। सेक्शन 96 के साथ हम ऑर्डर 41 को भी पढ़ेंगे, बट ऑर्डर 41 थोड़ा लेंथी है, उसमें 37 रूल्स हैं। सो मैं हर एक को पढ़ूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको हर एक के बारे में बता दूंगा कि उसमें क्या क्या कहा गया, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑर्डर 41। रूल 1 में ये बताया गया है जो मेमोरेंडम ऑफ अपील है, जो हम अपील तैयार करते हैं उसको मेमोरेंडम ऑफ अपील कहते हैं। उस पे एंड पे एपिलेंट जो अपील फाइल कर रहा है या उसका प्लीडर जो उसका काउंसिल है, उनके सिग्नेचर होना ज़रूरी है। दोनों में से एक साइन लाजमी करेगा। रूल 1 में दूसरी बात ये बताई गई है कि मेमोरेंडम ऑफ अपील के साथ कॉपी ऑफ डिक्री एंड जजमेंट लगाना ज़रूरी है, दोनों लगानी है। ये नहीं हो सकता कि जजमेंट लगा दो और डिक्री शीट ना लगाओ, डिक्री शीट लगा दो और जजमेंट ना लगाओ। सो दोनों को साथ लगाना ज़रूरी है। तीसरी बात जो इस रूल में बताई गई है वो ये है कि अगर कंसोलिडेटेड जजमेंट हो, कंसोलिडेटेड जजमेंट ये होती है कि किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे 2 या 3 सूट्स फाइल कर दिए गए हैं तो कोर्ट उनको इकट्ठा कर देती है, उनको कंसोलिडेट कर देती है, और कंसोलिडेट करके अगर उन्होंने एक ही जजमेंट पास किया जिसमें सारे सूट्स को डिसाइड कर दिया या एक ही डिक्री उनकी पास की गई है, तो ज़रूरी नहीं कि उसमें अगर जो 2-3 प्लेंटिव सूट फाइल कर रहे हैं या डिफेंडेंट्स को ये उसकी अपील फाइल कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे अपनी अपनी उसके साथ कॉपी ऑफ जजमेंट एंड डिक्री लगाएं। एक कॉपी अगर लगा दी जाए तो इनफ है। नेक्स्ट बात इसमें बताई गई है जो ग्राउंड ऑफ अपील्स आपने मेंशन करने हैं अपनी अपील में, उसमें ये नहीं होता कि आपने आर्गूमेंट साथ लिखने शुरू कर देने हैं। आर्गूमेंट्स नहीं लिखने, टू द पॉइंट आपने लिखने हैं और पैराग्राफ्स में अपने ग्राउंड्स लिखने हैं, यानी एक ग्राउंड से रिलेटेड एक पैराग्राफ और नेक्स्ट से रिलेटेड, और उनको नंबर्स देने हैं। ऐसे अपील फाइल करते हैं। सो रूल 1, पहली बात साइन करने हैं, अब एपिलेंट ने या उसकी काउंसिल ने कॉपी ऑफ डिक्री एंड जजमेंट लाजमी लगानी है। थर्ड बात ये आ गई कि उसमें कंसोलिडेटेड हो तो 1 कॉपी इज़ इनफ। और लास्ट वन ये था कि आर्गूमेंट्स लेंथी नहीं लिखने, टू द पॉइंट लिखने हैं और पैराग्राफ्स नंबर लगा के उनको लिखने हैं। अब रूल 2 में ये बताया गया कि अगर कोई ग्राउंड आपने जब मेमोरेंडम ऑफ अपील लिखना है, तैयार करना है, तो उसमें अपने सारे ग्राउंड्स लिखने हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपने कोई ग्राउंड मिस कर दिया और ड्यूरिंग आर्गूमेंट्स आप उस पर बहस कर रहे हैं तो आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी और दूसरी पार्टी को भी पूरा टाइम दिया जाएगा कि क्योंकि वो मेंशन ही नहीं है, वो उस पर तैयार ही नहीं है, तो इसलिए अपने जो ग्राउंड्स हैं वो कंप्लीट लिखने हैं। जितने भी आपके ग्राउंड्स हैं, लीगल हैं, फैक्चुअल हैं, जो भी ग्राउंड्स हैं वो कंप्लीट लिखने हैं। थर्ड वन में ये बताया गया कि रूल नंबर 3 में ये बताया गया कि अगर तो आपने जो प्रेस्क्राइब्ड मैनर है उसमें अपील फाइल नहीं की तो स्ट्रेट वे या तो अपील आपकी रिजेक्ट हो जाएगी या फिर आपको रिटर्न कर दी जाएगी फॉर अमेंडमेंट के इसमें ये अमेंडमेंट करके वापस लाएं। और जो उसकी रीज़न्स भी, अगर तो कोर्ट रिजेक्ट करती है तो उसकी वो रीज़न्स देगी कि क्यों रिजेक्ट कर रही है, और अगर वो अमेंडमेंट का टाइम दे रही है तो उसके दौरान उसके बाद जब कोर्ट में दोबारा वो फाइल की जाएगी तो उस पर जज साहब या जो ऑफिसर है जो इस बिहाफ में या रजिस्ट्रार वगैरह है वो उस पर इनिशियल या साइन वगैरह करेंगे। सो अगर आपने प्रेस्क्राइब मैनर में, फॉर इंस्टेंस अगर आपने एक मेमोरेंडम ऑफ अपील है उसमें पैराग्राफ्स ही नहीं बनाए जो कि कंपलसरी है, तो वो आपकी रिजेक्ट भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है फॉर अमेंडमेंट। सो दोनों ऑप्शंस होती हैं। रूल 3 में ये बताया गया। रूल 4 में ये बताया गया है कि अगर किसी एक दावे में एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हों या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हो, उनमें से अगर कोई एक प्लेंटिफ अपील फाइल कर दे या 2 प्लेंटिफ अपील फाइल कर दें या एक डिफेंडेंट अपील फाइल कर दे या 2 डिफेंडेंट जो है वो अपील फाइल कर दें, तो जो उनमें अगर ग्राउंड कॉमन होगी,
जिस पे वो अपील फ़ाइल कर रहे हैं, तो उसका जो भी डिसीजन आएगा, जो भी उसकी जजमेंट आएगी, जो भी कोर्ट का फ़ैसला होगा उस अपील पे, वो सब पे अप्लाई होगा। ये नहीं कि कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने अपील नहीं फ़ाइल की तो मेरे पे नहीं लगता। नहीं, अगर कॉमन ग्राउंड पे किसी एक या दो ने भी अपील फ़ाइल कर दिया तो उसका फ़ैसला सब पे अप्लाई करेगा। ये रूल 4 कह रहा था। यहाँ पे ऑर्डर 41 का पार्ट 1 ख़त्म हो गया। अब यहाँ से पार्ट 2 शुरू होता है। वो बताता है कि स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी जो हम स्टे अब अपील फाइल की है तो उसके बाद जो प्रोसीडिंग्स नीचे एग्जीक्यूशन की हैं उनको स्टे करवाने के क्या प्रोसीजर्स हैं अपील में। ये रूल 5 to 8 हैं इससे रिलेटेड। रूल 5 ये बताया गया कि जब हम अपील फाइल करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स है वो स्टे नहीं होंगी। ये नहीं हो सकता कि आपने अपील फाइल कर दी है, उसके साथ कोई स्टे की एप्लीकेशन नहीं लगाई और आप ये समझें कि जी एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग स्टे हो जाएंगी। नहीं, ऐसे नहीं होता, ऑटोमेटिकली नहीं होता। उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। उसके लिए आप जब अपील फाइल करते हैं उसके साथ एक एप्लीकेशन लगाएंगे फॉर द टू स्टे द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। उस पे कोर्ट अगर समझेगी तो वो प्रोसीडिंग्स को स्टे कर देगी। ये अपील के साथ एक एप्लीकेशन लगाते हैं, रूल 5 में बताया गया। दूसरी बात ये बताई गई है कि जिस कोर्ट ने डिक्री पास की हो, अगर हम उसको भी एप्लीकेशन दे दें कि ये ऑर्डर चूँकि ये डिक्री चूँकि अपीलेबल है और अभी टाइम भी पड़ा है तो एग्जीक्यूशन को स्टे कर दे, तो वो भी कर सकती है। यानी एपेलेट कोर्ट भी स्टे दे सकती है एग्जीक्यूशन का और वो कोर्ट भी स्टे दे सकती है एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग्स का जिसने वो डिक्री पास की हो। अब इसमें आगे ग्राउंड्स बताए गए हैं कि किन ग्राउंड्स पे ये एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग्स को स्टे किया जा सकता है। पहली बात तो ये कि जो एप्लीकेंट है, जो एपिलांट है, उसको अगर स्टे नहीं दिया गया तो बड़ा उसको नुकसान होगा। पहली बात ये प्रूव करनी होती है। दूसरी बात कि जो एप्लीकेशन उसने फ़ाइल की है वो विदाउट डिले फ़ाइल कर दी है। और तीसरी बात कि वो कोई अगर कोर्ट सिक्योरिटी सीख करेगी, कोर्ट सिक्योरिटी मांगेगी तो वो भी वो देने के लिए तैयार है। तो इन ग्राउंड्स पे जो एग्जीक्यूशन को स्टे करने की पिटीशन को अलाउ कर दिया जाता है और स्टे दे दिया जाता है। चौथी बात अब रूल 5 में जो बताई गई है कि अबूरी स्टे, यानी जो एपेलेट कोर्ट है वो अबूरी स्टे भी दे सकती है जिसमें दूसरी पार्टी को अभी सुना नहीं गया होता। आप पहली डेट पे जब अपील फाइल करते हैं उसके साथ स्टे की एप्लीकेशन होती है, आप आर्गू करते हैं। अगर आपकी अपील एडमिट हो जाती है तो कोर्ट स्ट्रेट वे सस्पेंड कर देती है ऑपरेशन ऑफ द इम्प्यूट डिग्री। उससे ये होता है कि जो एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग्स हैं वो स्टे हो जाती हैं अबूरी तौर पे। पहले फिर पार्टी दूसरी पार्टी को सुने बगैर अबूरी स्टे भी यहाँ पे दिया जा सकता है। रूल नंबर 5 में ये बताया। 6 में ये बताया गया है कि अगर तो किसी प्रॉपर्टी की एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कोई ऑर्डर पास हो गए तो उसको रुकवाने के लिए भी सेम कोर्ट या एपेलेट कोर्ट किसी भी किस्म की सिक्योरिटी लेके तो प्रोसीडिंग्स को स्टे कर सकती है। अगर किसी के अटैचमेंट के लिए कोई ऑर्डर हो रहा है या सेल के लिए प्रॉपर्टी की सेल के लिए हो रहा है तो दोनों सूरतों में जो एपेलेट कोर्ट है और जो सेम कोर्ट जिसने डिक्री पास किया वो सिक्योरिटी लेके भी प्रोसीडिंग्स को स्टे कर सकती है। रूल नंबर 8 में ये बताया गया है कि अगर तो कोई जो डिक्री है जिसके खिलाफ अपील फाइल की गई है वो मनी डिक्री है, उसमें कोई अमाउंट डिक्री की गई है, फॉर इंस्टेंस 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया, तो जो एपेलेट कोर्ट है वो उसके लिए एज ए सिक्योरिटी कुछ भी मांग सकती है, प्लस वो जितनी अमाउंट डिक्री हुई है वो भी उसको कह सकती है कि एज ए सिक्योरिटी मेरे पास जमा इस कोर्ट के पास आप जमा करवाओ। या अगर मनी डिक्री नहीं है, कोई और डिक्री है, तो उसमें भी किसी भी किस्म की सिक्योरिटी कोर्ट मांग सकती है एपिलेंट से। अब यहाँ से आगे पार्ट 2 शुरू हो जाता है, प्रोसीजर ऑन एडमिशन। जब वो जो अपील है वो एडमिट हो गई है, फाइल कर दिया, तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर होता है। रूल नंबर 9 सिंपल सा, उसमें ये कहा गया है कि जब भी कोई अपील जो है वो एडमिट हो जाती है तो उसका इंदराज जो है वो रजिस्टर ऑफ अपील्स में कर दिया जाता है। रूल नंबर 10 में ये बताया गया है कि रिस्पोंडेंट को बुलाने से पहले ही अभी अगर जो एपेलेट कोर्ट है वो या फिर जब रिस्पोंडेंट आ जाता है तो कोर्ट में अपीयर होने के बाद वो अगर एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर देता है तो कॉस्ट ऑफ अपील या कॉस्ट ऑफ सूट या दोनों के लिए
जो सिक्योरिटी है वो कोर्ट डिमांड कर सकती है एपिलेंट से कि आप ये जमा कराओ। बिफोर रिस्पोंडेंट वो आए, उससे पहले कोर्ट खुद भी कह सकती है या रिस्पोंडेंट आके भी एक एप्लीकेशन दे सकता है कि इस एपिलेंट से सिक्योरिटी लें। तो कोर्ट अगर तो कह देती है कि आप इतनी सिक्योरिटी जमा करवाएं, और अगर आप नहीं करवाते तो आपका सूट जो है वो डिसमिस कर दिया जाएगा अंडर रूल 10। रूल 11 में ये बताया गया है कि जब कोर्ट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हर अपील को पूरी तरह पूरी उस पर प्रोसीडिंग्स चलाए, उस पर कंप्लेनेंट को जो रिस्पोंडेंट है उनको नोटिस करे, उनको बुलाए, फिर उनके काउंसल आए, फिर आर्गूमेंट्स हों, उसके बाद सुने। नहीं, रूल 11 में ये बताया गया है कि फर्स्ट हियरिंग जो होती है, जिसमें सिर्फ जो एपिलेंट है उसने आर्गू करना होता है, उसने बहस करनी होती है। अगर कोर्ट को लगता है कि इसके ग्राउंड सफिशेंट नहीं है, इसकी अपील आगे नहीं चलानी चाहिए, तो वो उसी दिन स्ट्रेट अवे विदाउट कॉलिंग द रिस्पोंडेंट डिसमिस भी कर सकती है। इसको हम इन लिमिनी भी कहते हैं। ये रूल नंबर 11 है, याद रखना है कि इन लिमिनी भी अगर वो पूछता है तो रूल नंबर 11 है, जिसके तहत बगैर दूसरी पार्टी को सुने हुए स्ट्रेट अवे पहली डेट पे ही एपिलेंट को सुनने के बाद अपील जो डिसमिस कर दी जा सकती है। रूल नंबर 11 में दूसरी बात ये बताई है कि अगर कोई डेट फिक्स की थी उस पर एपिलेंट अगर हाज़िर नहीं आता तो उसकी अपील डिसमिस की जा सकती है। और जब ये कोर्ट डिसमिस करेगी अपील को, इन लिमिनी करेगी या किसी और डेट पे जो एपिलेट कोर्ट है वो अपील को डिसमिस करती है, तो वो नोटिफाई करेगी लोअर कोर्ट को कि इसकी अपील डिसमिस हो गई है, आप एग्जीक्यूशन को जारी रखो। सो ये था सेक्शन 11। 13 में सिंपल सी बात है कि जब किसी भी अपील पे पहली हेयरिंग के बाद उसको एडमिट कर लिया जाता है फॉर रेगुलर हेयरिंग, जिसमें नोटिसेस इशू करने होते हैं रिस्पोंडेंट को, अगर तो वो एडमिट कर ली जाती है अपील, तो उसमें जो लोअर कोर्ट को नोटिफाई किया जाएगा कि हमने अपील एडमिट कर लिया, तो अब आप इस केस का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास भेज दें। क्योंकि आपने अपील के साथ तो सिर्फ कॉपी ऑफ जजमेंट एंड डिक्री लगानी होती है, बाकी सारा रिकॉर्ड तो नीचे लोअर कोर्ट में ही होता है। तो उस रिकॉर्ड को एपिलेट कोर्ट की तरफ से तलब करवा लिया जाता है, उनसे मंगवा लिया जाता है। रूल 13 में ये है। रूल 14 में ये है कि जो रिस्पोंडेंट है उसको नोटिसेस इशू किए जाते हैं जब अपील एडमिट हो जाती है कि आपके इस डेट पे आ जाओ। तो इसका सारा प्रोसीजर वही होता है, नहीं आता तो अखबार इश्तिहार वगैरह होता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर रूल 14 में उसकी तलबी से है कि उसको बुलवाया जाता है। रूल 15 भी सिंपल सा है, इसमें कंटेंट्स ऑफ नोटिस बताए गए हैं। उसमें ये बताया गया कि जो नोटिस होता है जो उसको इशू किया जाता है रिस्पोंडेंट को कि आप आओ और आके पेश हो, अगर तो वो उस नोटिस में ये लिखा जाता है स्पेसिफिकली कि अगर आप नहीं आओगे तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगी, यानी आपको सुने बगैर ही इस अपील को डिसाइड कर दिया जाएगा। अब आगे यहाँ से तीसरा पार्ट शुरू हो जाता है इस ऑर्डर 41 का। ये रूल 16 to 29 जाता है। इसमें वो प्रोसीजर बताया गया है कि जो हेयरिंग कैसे होनी है अपील की। ये तो पहले की सारा प्रोसीजर अभी तक बताया गया, अब आगे के जो हेयरिंग होनी है वो कैसे होनी है। रूल नंबर 16 इसमें ये कहा गया, बताया गया कि शुरू कैसे होनी है। इसमें ऑब्वियसली एपिलेंट है, उसने अपील फाइल किया है तो पहला राइट उसका है, उसी ने ही बिगिन करना है। उसके बाद रिस्पोंडेंट ने आर्गू करना है, उसको काउंटर करना है। तो 16 में सिंपल सी बात है, बिगिन हमेशा एपिलेंट ने करना है। रूल 17 में ये दो बातें बताई गई हुई हैं। एक तो ये कि अगर तो एपिलेंट किसी भी डेट पे नहीं आता जबकि नोटिस भी इशू हो चुके हैं, रिस्पोंडेंट आ गया है, एपिलेंट नहीं आया, तो उसके ख़िलाफ़ DNP डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन होता है। इसका मतलब ये होता है कि वो आया नहीं है, इस वजह से उसकी जो अपील को डिसमिस कर दिया जाएगा। और दूसरी बात इसमें सेम टाइम बताई गई है कि एक्स पार्टी, यानी कि अगर एपिलेंट आया और रिस्पोंडेंट नहीं आ रहा तो भी वो किसी भी डेट पे अगर नहीं आया तो उसके ख़िलाफ़ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाएंगी, यानी उसको सुने बगैर ही फ़ैसला कर दिया। तो ये था रूल 17, सिंपल सा था। अगर एपिलेंट नहीं आया तो DNP हो जाएगा, डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन हो जाएगा। अगर रिस्पोंडेंट नहीं आया तो एक्स पार्टी डिक्री उसके ख़िलाफ़ दे दी जाएगी।
रूल 18 में ये बताया गया कि एपेलेंट ने जो नोटिस इशू हुए हैं रिस्पोंडेंट को, उसके लिए कुछ डिपॉजिट करवाना होता है, कुछ एक्सपेंसेस वगैरह जो होते हैं उसकी फ़ीस होती है, वो डिपॉजिट करवानी होती है। अगर उसने वो ही नहीं करवाई तो उसकी अपील जो है वो डिसमिस कर दी जाएगी। लेकिन अगर रिस्पोंडेंट खुद ही आ जाए तो जो है उसकी अपील डिसमिस नहीं होगी, उस पर आगे हेयरिंग होगी। ये ऑर्डर 18 सिंपल सा था, इसमें यही बताया गया। 19 में ये बताया गया कि अगर तो कोई अंडर रूल 11 जो भी अपील है वो डिसमिस कर दी गई हो तो उनको रीएडमिट भी किया जा सकता है। इसके लिए एक एप्लीकेशन दी जाती है कि इस वजह से मेरी जो मेरी जो अपील थी वो डिसमिस हो गई है, तो इसको रिस्टोर किया जाए। सो ये सेक्शन 19 में अगर रीज़नेबल ग्राउंड्स हैं तो कोर्ट इसको रिस्टोर कर देती है और अपील दोबारा से वहाँ से शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें ये बात याद रखना कि अगर एक अपील डिसमिस हुई थी और उसके डिसमिस होने के 6 महीने बाद एक बंदा आ जाए तो सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट की उसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों वो इतना डिले से रिस्टोर करवाने आया। ये था सेक्शन 19, सिंपल सा है कि रीएडमिट भी हो सकती है अपील अगर पहले डिसमिस हो गई हो। 20 में ये बताया गया कि अगर कोई पार्टी टू द सूट थे लेकिन उनको अपील में अगर पार्टी नहीं बनाया गया तो एपेलेट कोर्ट जो है वो एपेलेंट को टाइम देगी कि उनको भी इंक्लूड करो, उनका पार्टी बनाना ज़रूरी है। सिंपल सा है सेक्शन की, अगर पार्टी नहीं बनाया, नीचे वो सूट में पार्टी थे, तो कोर्ट टाइम देगी कि उसको अमेंड करके दोबारा लाओ और उसको एज ए पार्टी बना के लेके आओ। 21 में ये बताया गया कि अगर कोई किसी रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स हो गई हो, एक्स पार्टी डिक्री पास हो गई हो, तो वो भी एक एप्लीकेशन दे सकता है फॉर री हेयरिंग कि इसको दोबारा सुना जाए। लेकिन उसको रीजंस बतानी पड़ती हैं कि किस वजह से वो नहीं आया था और उसके अगेंस्ट जो एक्स पार्टी डिक्री हो गई है। इसमें साथ अगर तो कोर्ट को सफिशेंट ग्राउंड्स हैं, कोर्ट उसको री हेयरिंग के लिए दोबारा अपील को एडमिट कर लेती है तो विद कॉस्ट करेगी, विदाउट कॉस्ट नहीं। उसको कोई फ़ाइन वगैरह डालेगी, कोई कॉस्ट डालेगी कि आपकी वजह से पहले ये एक्स पार्टी हो गया। सो 21 सिंपल सा एक्स पार्टी से रिलेटेड है। नेक्स्ट रूल 22, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड सवाल वो पूछ सकता है कि क्रॉस ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं। देखें, अगर तो किसी सूट में 2-3 प्लेंटिफ्स थे या 2-3 डिफेंडेंट थे, उनमें से किसी ने अपील फ़ाइल की और किसी ने नहीं फ़ाइल की। अगर तो जो अपील जिन्होंने नहीं फ़ाइल की उनके पास भी राइट था अपील फ़ाइल करने का, बट उन्होंने फ़ाइल नहीं की, लेकिन उनके अगेंस्ट अपील किसी दूसरे ने फ़ाइल कर दी है उस सूट में जो डिक्री पास हुई है उससे रिलेटेड, तो वो प्लेंटिफ या वो डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट अपील फ़ाइल की है वो क्रॉस ऑब्जेक्शंस फ़ाइल कर सकता है। अब ये क्रॉस ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं? 1 महीने के अंदर अंदर जब से उसकी नोटिस की सर्विस उसको हुई है, उसको अपील का पता लगा है, 1 महीने के अंदर अंदर जैसे मेमोरेंडम ऑफ अपील फ़ाइल करते हैं उसी तरह वो मेमोरेंडम ऑफ ऑब्जेक्शंस फ़ाइल करेगा। दो उसने अपील फ़ाइल नहीं की लेकिन वो मेमोरेंडम ऑफ ऑब्जेक्शन फ़ाइल करेगा, उसको बाकायदा एज ए अपील ट्रीट किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर तो जो दूसरों ने अपील्स फाइल की थी वो डिसमिस हो जाए या वो विड्रॉ कर लें, फिर भी ये जो क्रॉस ऑब्जेक्शंस उसने फ़ाइल किए होंगे ये डिसाइड होंगे, कोर्ट इन पे डिसीजन देगी। सो ये क्रॉस ऑब्जेक्शंस वो होते हैं जो किसी ऐसे बंदे ने फ़ाइल किए गए हों जिसके अगेंस्ट अपील फ़ाइल की गई हो, वो फाइल कर सकता है, उसके पास राइट है, वो पार्टी टू द सूट था। 23 ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रिमांड से रिलेटेड है। अब इसमें ये बताया गया कि अगर कोई सूट फाइल किया गया था और उसको प्रिलिमिनरी पॉइंट पे ही डिसमिस कर दिया, यानी उस पर टोटल ट्रायल नहीं, कंप्लीट ट्रायल नहीं हुआ, उसको शुरू में ही डिसमिस कर दिया गया, तो उसके अगेंस्ट अगर अपील फाइल की जाती है तो एपेलेट कोर्ट उसको रिमांड कर सकती है। ये था रूल 23, अगर प्रिलिमिनरी पॉइंट पे ही डिसमिस कर दिया गया हो सूट को। 3A भी इससे रिलेटेड है। अब इसमें 23 में ये था कि प्रिलिमिनरी पॉइंट पे अगर डिसमिस कर दिया गया हो सूट, उसके अगेंस्ट अपील फाइल की गई हो। 23A में ये है कि अगर पूरा ट्रायल चलने के बाद कोर्ट ने सूट डिसमिस किया है, उसकी अपील फाइल हुई है, तो भी
एपेलेट कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस केस को रिमांड कर दे। सो रिमांड 23 सेक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 23 + 23A दोनों रिमांड से रिलेटेड है। रूल 24 में ये बताया गया कि अगर तो जो एविडेंस है ऑन रिकॉर्ड वो सफिशेंट है तो एपेलेट कोर्ट के पास पावर है कि वो उस केस को फाइनली डिसाइड कर दे। रूल 25 इम्पॉर्टेंट है, इसमें ये बताया गया है कि अगर तो जो ट्रायल कोर्ट थी उसने कोई इश्यूज़ गलत फ्रेम कर दिए या फिर उन्होंने कोई इशू फ्रेम करने चाहिए थे वो नहीं किए, तो इस वजह से ऐसी सिचुएशंस में जो एपेलेट कोर्ट है वो इश्यूज़ खुद फ्रेम करके उसको ट्रायल कोर्ट को भेज सकती है और उन इश्यूज़ पे री ट्रायल होगा, दोबारा से एविडेंस ली जाएगी क्योंकि इश्यूज सही तरह से फ्रेम नहीं किए गए थे। ये सेक्शन रूल 25 इम्पॉर्टेंट है। रूल 27 ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसमें से कोई वो सवाल वो पूछ सकता है आपसे। फॉर इंस्टेंस अब इसमें ये बताया गया, मैं इस रूल को शुरू में से पढ़ देता हूँ। द पार्टीज टू एन अपील शेल नॉट बी इंटाइटल्ड टू प्रोड्यूस एडिशनल एविडेंस वेदर ओरल और डॉक्यूमेंट्री इन द एपेलेट कोर्ट। जनरल रूल ये बता दिया गया है कि जो एपेलेट कोर्ट है वो एडिशनल एविडेंस नहीं लेगी, ना तो कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट लेगी, ना किसी विटनेस को बुलाएगी। बट आगे इसी रूल में 2 एक्सेप्शंस बता दी गई हैं। एक तो कोई ऐसी एविडेंस हो जिसको ट्रायल कोर्ट ने लेने से रिफ्यूज़ कर दिया हो कि हम नहीं इस एविडेंस को लेंगे, वो एविडेंस। दूसरी कोई ऐसी एविडेंस हो, कोई ऐसा विटनेस हो, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसको एपेलेट कोर्ट समझती है कि इसका ऑन रिकॉर्ड आना, इस डॉक्यूमेंट का सामने आना या इस विटनेस की गवाही होना बहुत ज़रूरी है। तो इन 2 सूरतों में जो एपेलेट कोर्ट है वो एडिशनल एविडेंस अलाउ कर सकती है, लेकिन जब भी वो अलाउ करेगी उसको अपनी रीजंस बतानी पड़ेंगी कि वो क्यों एडिशनल एविडेंस अलाउ कर रही हैं। रूल 28 भी इसी से रिलेटेड है एडिशनल एविडेंस से, कि अगर तो कोर्ट को लगता है कि एडिशनल एविडेंस लेनी चाहिए, एपेलेट कोर्ट को लगता है, तो वो किन तरीक़ों से ले सकती है। पहली बात तो ये कि वो खुद रिकॉर्ड कर सकती है, या कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना है तो खुद मंगवा सकती है, अगर कोई विटनेस को एग्जामिन करवाना है तो खुद कर सकती है, या दूसरी बात ये आ गई कि वो उस कोर्ट को भेज सकती है जिसने डिक्री पास किया कि ये एविडेंस रिकॉर्ड कर, ये डॉक्यूमेंट आप लें या किसी विटनेस को रिकॉर्ड करें, उसको एग्जामिन करें। और तीसरी बात कि किसी भी सबॉर्डिनेट कोर्ट को वो एडिशनल एविडेंस लेने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए कह सकती है, उसके बाद वो उनको वापस भेजा जाएगा। रूल 29 में ये बताया गया है कि जो एडिशनल एविडेंस लेने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए एपेलेट कोर्ट ने किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट को कहा है या उस कोर्ट को कहा है जिसने डिक्री पास की है, तो उनको स्पेसिफिकली डायरेक्शंस भी देगी साथ कि इस पॉइंट की हद तक आपने ये एविडेंस लेनी है या रिकॉर्ड करनी है, इससे बाहर नहीं जाना। ये नहीं होना कि सारा केस पे आप दोबारा एविडेंस लेना शुरू करो। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होंगे जिनके बारे में डायरेक्शन दी जाएगी कि आपने यहाँ तक ही महदूद रहना है, पूरे केस पे नहीं लेनी। रूल 27, 28, 29 ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ के बाद लास्ट पार्ट इसका शुरू हो जाता है ऑर्डर 41 का। रूल 30 में सिंपल ये बताया गया कि जो जजमेंट एपेलेट कोर्ट सुनाएगी वो ओपन कोर्ट में सुनाएगी, फौरी सुना देगी या किसी बाद वाली डेट पे बताएगी। रूल 31 में बताया गया जो जजमेंट ऑफ द एपेलेट कोर्ट शैल बी राइटिंग में होगी, उसमें पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा जो जजमेंट होगी, और डिसीजन बताया जाएगा, रीजंस फॉर डिसीजन बताई जाएंगी। रूल 32 इसमें यह बताया गया कि जजमेंट जो एपेलेट कोर्ट की होगी वो कंफर्म भी कर सकती है, यानी पिछले नीचे वाले ऑर्डर को कंफर्म कर सकती है, वेरी कर सकती है, उसको बदल सकती है, रिवर्स कर सकती है, कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। सो ये पावर है एपेलेट कोर्ट के पास 32 में। इसके बाद वाले जो रूल्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। सो अब हम जो अपील्स का हमने सारा 96 और रूल्स ऑर्डर 41 जो पढ़ा है उसको अब मैं सम अप करता हूँ। पहली बात, हर डिक्री अपीलेबल है, लेकिन कंसेंट डिक्री अपीलेबल नहीं है। एक्स पार्टी डिक्री के अगेंस्ट भी अपील लाई करती है। इसका जो प्रोसीजर है, आपने जो मेमोरेंडम ऑफ अपील फाइल करना है, पहली बात उस पर सिग्नेचर्स होने चाहिए एपेलेंट के या उसके काउंसिल के। उसके बाद आ जाता है कि जो ग्राउंड्स आपने लिखने हैं, एक तो वो कंप्लीट ग्राउंड्स लिखने हैं, सारे ग्राउंड्स लिखने हैं, कोई मिस नहीं करने। उन ग्राउंड्स को पैरावाइज लिखना है, उनकी नंबरिंग करनी है। फिर इसके बाद अपील जो है
आपकी इन लिमिनी भी डिसमिस हो सकती है, पहली डेट पे ही विदाउट गिविंग इशूइंग द नोटिस टू द रिस्पोंडेंट भी डिसमिस हो सकती है। अगर एपेलेंट किसी डेट पे नहीं आता तो डीएनपी डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन हो सकती है। अगर रिस्पोंडेंट नहीं आता तो एक्स पार्टी डिक्री उसके अगेंस्ट पास की जा सकती है। क्रॉस ऑब्जेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्रॉस ऑब्जेक्शन ये होता है कि अगर तो किसी बंदे ने अपील नहीं फ़ाइल की लेकिन उसके अगेंस्ट अपील कर दी गई है तो वो क्रॉस ऑब्जेक्शन उठा सकता है। विद इन 1 मंथ उसने फ़ाइल करने हैं वो, और वो क्रॉस ऑब्जेक्शंस जो हैं वो एज अपील ही ट्रीट होते हैं। अपील्स जिन्होंने फ़ाइल की थी तो वो डिसमिस भी हो जाएं या विड्रॉ भी हो जाएं, बट उन क्रॉस ऑब्जेक्शंस पे डिसीजन आएगा। फिर आ जाता है एडिशनल एविडेंस। एडिशनल एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल रूल ये है कि वो नहीं ली जा सकती, कोर्ट अलाउ नहीं करती, बट कर भी सकती है। दो सिचुएशंस बताई गई हैं। पहली बात कि जो ट्रायल कोर्ट है उसने अलाउ ना किया हो या फिर कोर्ट को लगे, अपीलेट कोर्ट को, कि डिसीजन करने के लिए मुझे ज़रूरी है। एडिशनल एविडेंस के लिए वो लोअर कोर्ट को भी भेज सकती हैं, किसी भी सबॉर्डिनेट कोर्ट को, या उस कोर्ट को भी भेज सकती हैं जिसने वो डिक्री पास की, या ख़ुद भी वो रिकॉर्ड कर सकती हैं और जो स्पेसिफिक डायरेक्शंस देगी कि इन्हीं से रिलेटेड आपने इन्हीं स्पेसिफिक पॉइंट से रिलेटेड जो है वो डायरेक्शंस देंगी कि इससे रिलेटेड आपने एविडेंस लेनी है। ये नहीं कि सारे केस पे आप एविडेंस लेना शुरू कर दें। इसके बाद अपीलेट कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी केस को रिमांड कर सकती है। फिर इसके अलावा अपीलेट कोर्ट जो है वो इश्यूज़ भी फ्रेम कर सकती है। अगर कोई ओमिट कर दिए गए ओमिशंस या रॉन्गली उन्होंने फ्रेम किए हों तो ख़ुद फ्रेम करके ट्रायल कोर्ट को केस भेज सकती है कि अब इन इश्यूज़ के ऊपर रीट्रायल करो या एविडेंस दोबारा लो। उसके बाद कोर्ट के पास पूरी पावर है कि वो जजमेंट जो देती है वो उसमें जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है उसको वेरी भी कर सकती है, अपहेल्ड भी कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है। सो ये सारी, और जो जजमेंट होगी वो ओपन कोर्ट में दी जाएगी। ये था सारा नटशेल में अपील्स। आई होप आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच जी। टेक केयर। अल्लाह।